Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to another important CT360 series session in which we cover the most important GNDSI current affairs from the exam point of view. And today we will be discussing the most important current affairs of 14th to 16th of December 2024, and this session is going to be very helpful for the aspirants who are preparing for RBI, NABARD, SEBI and the other banking exams. Now when I talk about the topics that we will be covering, it will be including different varied topics which include some schemes, some sports related news articles, some person in news, some days in news and other important defense news articles. ठीक है, so let's start the day with the most important current affairs from the exam point of view. And here the very first topic that we are going to cover is जल वाहक स्कीम. तो जल वाहक स्कीम को रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया एंड इट इज अ मेजर पॉलिसी फॉर द कार्गो प्रमोशन. तो कार्गो प्रमोशन के लिए लॉन्च किया गया है जल वाहक स्कीम को एंड दिस विल बी बूस्टिंग द इनलैंड वाटरवेज इन आवर कंट्री. ठीक है, सो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं दैट और जो कार्गो है बेसिकली उसकी मूवमेंट हमारे यहाँ कैसे होती है, थ्रू द रोडवेज, थ्रू द ट्रक्स, थ्रू द रेलवेज. ठीक है, सो बेसिकली वी सी दैट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक कंजेशन happens due to the transport of cargo from the roads. ठीक है, apart from that, if we will be transporting this cargo through the water, through the mode of water transport, then what will happen, it will be more environmentally ससेप्टेबल. ठीक है, तो एनवायरमेंट को भी सपोर्ट करेगा, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी रहेगा एंड इट विल हैव अ रिड्यूस्ड कॉस्ट एज वेल. ठीक है, सो दैट इज द रीजन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया came up with the plan of Jal Vahak scheme. As you can see that the aim of this scheme is to reduce the logistic costs, decongest the road and railways and adapt a sustainable mode of transportation. तो हमारा जो water transportation है basically it is the most sustainable mode of transportation. ठीक है, and when we will be using the inland waterways for the transport of this cargo, it will lead to less traffic on our roads. और रेलवे से भी हम इसको नहीं करेंगे तो बेसिकली ये और ज्यादा इकोलॉजिकली और सस्टेनेबल रहेगा. ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्कीम की तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड का. तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक कंबाइंड इनिशिएटिव है और इस स्कीम को इनिशियली लॉन्च किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. तो 3 इयर्स के लिए ये स्कीम यहां पर रहने वाली है. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल बी बूस्टिंग द इनलैंड वाटरवेज. ठीक है, सो हाउ एग्जैक्टली वी विल बी बूस्टिंग इनलैंड वाटरवेज. सो गाइस, जो हमारे फ्रेट ऑपरेटर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है एंड दिस ऑल्सो बिकम्स कॉस्टली एज वेल एज, और जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा लगता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्गो. सो इससे क्या होगा, व्हेन वी विल बी यूजिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट गाइस, इट विल बी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एंड ऑल्सो इट इज मोस्ट efficient mode of transportation. So that is why how the government will be supporting them, they will be incentivizing the movement of the cargo. तो जो हमारा कार्गो का मूवमेंट है उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट अंडर द जल वाहक स्कीम. और यहां पर 3 हमारे जो नेशनल वाटरवेज हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा. तो जो भी कार्गो की मूवमेंट रहेगी इन 3 वाटरवेज के जरिए तो उसको यहां पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा. अब ये कौन से वाटरवेज हैं, इट इंक्लूड्स नेशनल वाटरवे 1 विच इज ऑन रिवर गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 विच इज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड नेशनल वाटरवेज 16 विच इज ऑन रिवर बराक. ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली आप देख सकते हो कि डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा कार्गो ओनर्स को. जो कार्गो ओनर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को वाया इनलैंड वाटरवेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर. सी गाइस, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने यहां पर एक कंडीशन लगाई है 300 किलोमीटर्स की, दैट इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग द कार्गो फॉर मोर देन 300 किलोमीटर्स देन वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द डायरेक्ट इंसेंटिव्स. ठीक है, अब वो क्या रहेगा, सो बेसिकली under as a part of this they will be offering reimbursement of up to 35% of the total operating expenditure. तो जो भी total operating expenditure हुआ आपका while transporting the cargo from one point to the other. ठीक है, on the national waterway 1, national waterway 2 and the national waterway 16. तो उसमें जो भी आपकी एक्स कॉस्ट आई तो उसका 35% तक अमाउंट उस कार्गो ओनर को यहां पर रीइंबर्स किया जाएगा. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो that's how it is also be going to encourage the business proposition of vessel operators. तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा that as a part of this particular initiative हम यहां पर आपको encourage करते हैं उन कार्गो ओनर्स को that you should hire the vessels which are owned or operated by organizations which are not
the vessels which are not owned by the IWAI और the ICSL। तो बेसिकली IWAI और ICSL के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास वेसल्स हैं या उनको वो ऑपरेट करती हैं, तो उनके वेसल्स को आप हायर करें। इससे क्या होगा, जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा एंड दैट्स हाउ उनका बिजनेस स्केल भी यहां पर इंप्रूव होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, दिस स्कीम इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द शिपिंग कंपनीज, फ्रेट फॉरवर्डर्स, ट्रेड बॉडीज एंड द एसोसिएशन। तो जो यहां पर बल्क में अपना सामान भेजते हैं, दैट बेसिकली हैंडल दिस फ्रेट इन अ बल्क, सो उनके लिए काफी ज्यादा ये स्कीम अच्छी रहने वाली है, बेनिफिशियल रहने वाली है। एज बाय अडॉप्टिंग फॉर द स्कीम इट विल प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज देयर सप्लाई चेन नेटवर्क। इससे वो अपने सप्लाई चेन नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट the mode of water transport is one of the most efficient mode of transport। ठीक है, इससे टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, तो इस तरीके से वो अपने सप्लाई चेन नेटवर्क को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नाउ गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस, the government has also come up with a fixed day scheduled sailing services। तो एक fixed day scheduled sailing service यहां पर रखी गई है, so that we can make sure that yes, this inland waterways are readily available and they are also responsible as well। ठीक है, so the commencement of the fixed day scheduled sailing services will demonstrate readiness of the waterways as a viable economic and ecologically responsible alternative। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज जा रहा है कल नहीं जाएगा या फिर कितने दिन में पहुंचेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक फिक्स डे स्केड्यूल बनाया कि अगर हम नेशनल वाटरवे 1 स्ट्रेच से जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, नेशनल वाटरवे 2 स्ट्रेच से जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ डेज में यहां पर आपका कार्गो पहुंच जाएगा, सो दैट दे आर फुली रिलायबल ऑन दैट पर्टिकुलर नेशनल वाटरवे 1 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड दैट्स हाउ दे कैन ऑप्टिमाइज देयर सप्लाई चेन। ठीक है, तो टाइम कम लगेगा और देयर विल बी लेस ट्रैफिक, there will be less cost and it will be ecologically sustainable as well। So that is the overall objective of coming up with such kind of initiative by the government of India। ठीक है, I hope this point is clear to all of you। तो नेशनल वाटरवे 1 का जो स्ट्रेच है इट विल बी बिटवीन कोलकाता एंड वाराणसी, और नेशनल वाटरवे 2 का स्ट्रेच इट विल बी बिटवीन कोलकाता एंड पांडु। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस फिक्स्ड डे स्केड्यूल्ड सेलिंग सर्विस की, तो इसको ऑपरेट करेगा ICSL। सो दिस सर्विस विल बी ऑपरेटेड बाय ICSL। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम दे आर ट्राइंग टू मेक अ मॉडल शिफ्ट ऑफ 800 मिलियन टन किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये 2027 तक यहाँ पर अराउंड 95.4 करोड़ रुपीज यहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू हैव अ मॉडल शिफ्ट ऑफ 800 मिलियन टन किलोमीटर्स। तो इस लार्ज स्केल पर ये काम करने वाले हैं, और ये 800 मिलियन टन किलोमीटर की बात करें तो ये 17% है इंडिया के करंट कार्गो का, दैट इज 4700 मिलियन टन्स ऑन द नेशनल वाटरवेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बेसिकली हाउ मच इफेक्टिव एंड एट व्हाट स्केल वी आर कमिंग अप फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। So guys, these are all the important details जो हमें याद रखनी चाहिए from the exam point of view about this particular scheme। I hope कि आप सभी को डिटेल्स याद रहेंगी। तो जलवाहक काफी इजी है याद रखना, जलवाहक। ठीक है, जल पर चलने वाला वाहक, तो यहां पर इनको बूस्ट किया जा रहा है एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक इट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एज वेल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। हम हर साल इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 14th ऑफ दिसंबर को। दिस इज बेसिकली अ डे विच हेल्प्स अस एंड विच मेक्स अस रियलाइज दैट हाउ वी यूज द एनर्जी, और एनर्जी को हम कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14th ऑफ दिसंबर। इस साल जो थीम है डे की, दैट इज पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी व्हाट काउंट्स, दिस इज द थीम। लेट मी टेल यू गाइस, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो वर्ल्ड लेवल पर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, और ये डे भी 14th ऑफ दिसंबर को ही बनाया जाता है। लेट मी टेल यू दैट वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे फ्रॉम 1991 एंड ऑन दिस डे, दैट इज 14th ऑफ दिसंबर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, और इस साल भी ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स की, तो ये एक इनिशिएटिव है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है, और जितने भी हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिन्होंने एनर्जी कंजम्पशन को कम किया है विदाउट इंपैक्टिंग देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बनाए रखा और साथ ही साथ एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस किया है। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रू द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे आपको बचपन में कहा जाता था कि अगर आप
क्लास के अंदर, या फिर अगर आप एग्जाम में 90% से ज्यादा लेके आएंगे तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से ऐसी यूनिट्स जो कि बेसिकली अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बरकरार रखती है एंड दे आर रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजम्पशन, फॉर देम वी आर हैविंग द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स, ठीक है। तो पहली बार ये अवार्ड दिसंबर 14, 1991 को दिए गए थे। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं, विच इंक्लूड्स इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशन, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस ऑफ द ईयर। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हम बात करें कि अवार्ड किसको मिला है, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, तो लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर काफी सारे अवार्ड्स हैं एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 14 दिसंबर 1991 से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे भी 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल गाइस, दैट इज ऑन द संपर्क 4.0। तो फोर्थ एडिशन संपर्क का लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें संपर्क की, ये संपर्क क्या है? ये एक एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। सो गाइस इट इज अ काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जो हमारे सर्विसमैन थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली सर्व किया हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर। सो उनके लिए ईसीएचएस सर्विस को लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट, सो दैट कि उनके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम यहां पर कॉम्बैट कर सकें और साथ ही साथ उनको सपोर्ट कर सकें। तो ईसीएचएस के थ्रू वो अपनी हेल्थ सर्विसेज को यहां पर ले सकते हैं, उनके जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो करा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की सर्विस है। तो संपर्क ईसीएचएस सर्विस है इंडियन नेवी की, जिसके अंदर वो बेसिकली और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नेवल वेटरन्स को, जो इंडियन नेवी में ऑलरेडी अपना रोल प्ले कर चुके हैं, हु हैव टेकन द रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन नेवी, वीर नारीज और साथ ही साथ उनकी फैमिलीज, एंड पर्टिकुलरली वो लोग जो इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं बट दे आर रिजाइडिंग इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल रीजन्स ऑफ द कंट्री। और इस साल अगर हम बात करें इस इनिशिएटिव की, इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, एंड दिस विल बी फोकसिंग ऑन एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, जो हमारे रिमोट और इनएक्सेसिबल रीजन्स में रहते हैं और ऐसे इंडियन नेवी वेटरन्स, तो उनके साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल हम सेटअप कर सकें। दैट इज व्हाई दिस संपर्क 4.0 जिसके ऊपर ये फोकस करने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे जो वेटरन्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक सेंस ऑफ ट्रस्ट भी यहां पर ये इवॉल्व करेगा, दैट दे कैन डेफिनेटली स्टिल नाउ आफ्टर द रिटायरमेंट दे कैन ट्रस्ट on their organization where they have served for a longer period of time. Okay, so that is why Sampark 4.0 has been launched. जैसा कि नाम है संपर्क करना, communicate, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है और महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। आई बिलीव कि आप सभी ये याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अब एक इंपॉर्टेंट अवार्ड की तरफ, दैट इज द टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। और इस अवार्ड सेरेमनी के अंदर एक इंडियन मूवी जिसका नाम है द कुंबाया स्टोरी, इसको ट्रॉफी दी गई है ड्यूरिंग द 13th एडिशन ऑफ दिस अवार्ड विच वाज हेल्ड एट द बफ्ता, ठीक है। तो इस मूवी को अवार्ड दिया गया, कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया गया ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट वाज बीन गिवन अवार्ड इन द ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। लेट मी टेल यू गाइस, अगर हम बात करें ऑस्कर्स के लिए, इस साल हमारी इंडिया से मूवी गई है लापता लेडीज, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा इस मूवी को या फिर आपको इसका नाम जरूर पता होगा। लेट मी टेल यू दैट लापता लेडीज मूवी को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द फाउंडर्स अवार्ड, बट फाउंडर्स अवार्ड इस मूवी को नहीं मिला। किस मूवी को मिला? दैट इज केनियन मूवी नावी। तो कीनिया की एक मूवी है दैट इज नावी, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। और वंस अगेन गाइस, दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज बीन गिवन टू ऑल दी बिजनेस, नॉन प्रॉफिट, मीडिया और क्रिएटिव सेक्टर्स जो इंस्पायर करती हैं ऑडियंसेस को अपनी रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस के साथ थ्रू द मूवीज। एंड the Kumbaya story is also one such kind of story which has basically won this award in the transforming society short film category, ठीक है। So this is the award winner. Moving to the next news article that is about the FIFA World Cup. So guys, अगर FIFA World Cup एक काफी मेजर इवेंट है and who will be hosting that event, अगर ऐसा कोई न्यूज आर्टिकल आता है तो हमें एग्जाम के लिए कवर करना चाहिए। और फीफा ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट सऊदी अरेबिया विल बी होस्टिंग द 2034 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। तो 2034 का वर्ल्ड कप कहां होगा? सऊदी अरेबिया के अंदर होगा, बट इससे पहले 2030 का एडिशन होने वाला है। लेट मी टेल यू दैट जो सबसे पहली बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 1930। तो 2030 का एडिशन काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज 100 ईयर्स हो रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के, ठीक है। तो 2030 का एडिशन कहां पर होगा? इट विल बी टेकिंग प्लेस इन द 3 कंट्रीज, दैट इज स्पेन, पोर्तुगल एंड मोरक्को। ये 3 कंट्रीज को होस्ट करने वाली है 2030 का एडिशन। बट
मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर दैट इस दौरान जो हमारे कुछ 3 मैचेस रहेंगे वो हमारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी होस्ट करने वाली हैं, विच इंक्लूड्स अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पैराग्वे। अगर हम बात करें उरुग्वे की, तो उरुग्वे वो कंट्री है जिसने 1930 का वर्ल्ड कप का पहला मैच भी होस्ट किया था, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर मैच टुक प्लेस इन उरुग्वे। और अगर हम बात करें फीफा के प्रेसिडेंट की, तो फीफा के प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को यहां कवर कर लिया है फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। सो गाइस, रिसेंटली लैंड फोर्सेस समिट टुक प्लेस इन जापान, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है लोगों को टू एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स कि हम कैसे अपना जो डिफेंस कॉपरेशन है बिटवीन द डिफरेंट नेशंस उसको यहाँ एनहांस कर सकते हैं। एंड इट ब्रॉट टुगेदर द आर्मी चीफ्स एंड सीनियर जनरल्स from the several nations which includes Japan, US, Australia, Indonesia, Philippines and South Korea। तो इन सभी कंट्रीज के यहाँ आर्मी जनरल्स हुए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंडियन आर्मी के जनरल कौन है, ठीक है, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, उनकी फोटो मैंने यहाँ पर अटैच की है। आप सभी को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन। तो अगर एग्जाम में आता है लैंड फोर्सेस समिट कहाँ हुई थी, इट टुक प्लेस इन जापान and it was a major platform for exchanging ideas and how we can basically enhance the multi national defense cooperation, ठीक है। so next news article is about the 13th edition of Admirals Cup Sailing Regatta, ठीक है। so guys, let me tell you that 13th edition of the Admirals Cup Sailing Regatta concluded at the Indian नेवल अकेडमी एजिमाला। तो यहां पर ये हुई थी और टीम रशिया ने इस इवेंट को जीता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी टीम जीती है, तो टीम रशिया हैज वन दिस पर्टिकुलर इवेंट एंड दिस पर्टिकुलर इवेंट एंड बेसिकली विटनेस्ड कॉन्टेस्टेड सेलिंग रेसेस इन द रेडियल बोट्स, ठीक है, इन द लेजर रेडियल बोट्स। तो यहां पर सेलिंग रेसेस हुई थी एज अ पार्ट ऑफ दिस एडमिरल्स कप सेलिंग रेगाटा, ठीक है। तो यहां पर टीम रशिया ने जीता है, सेकंड पोजीशन पर था टीम इटली, और इंडिया की बात करते हैं टीम इंडिया फिनिश ऑन द थर्ड पोजीशन इन दिस इवेंट। So these are the most important details from this news article. Moving on to the next news article, that is on the president's colors. ठीक है guys, president's colors were being recently awarded to the छत्तीसगढ़ पुलिस। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है प्रेसिडेंट कलर विच इज ऑल्सो द हाइएस्ट ऑनर विच कैन बी अवॉर्डेड टू एनी मिलिट्री यूनिट, स्टेट पुलिस और द मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है। तो एक मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है कि उन्होंने जो अपनी हाइएस्ट एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर की है टू द नेशन बोथ इन द पीस और इन द वॉर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कलर की, तो इसको राष्ट्रपति का निशान के नाम से भी जाना जाता है। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है कौन सी पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ छत्तीसगढ़ पुलिस बनी है 11th पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री टू रिसीव दिस ऑनर। अगर हम बात करें सबसे पहली बार प्रेसिडेंट कलर किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था, तो अगर हम बात करते हैं अमंग द 3 सर्विसेज ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, सो इट वाज बीन गिवन टू इंडियन नेवी एज इट बिकम द फर्स्ट अमंग द 3 सर्विसेज to be presented with president's color on 27th of May 1951 जब ये अवार्ड दिया गया। okay, so which state's police has got the president color award this year? That is Chhattisgarh police. Now guys, a very important news that Ustad Zakir Hussain has recently passed away. The renowned tabla maestro Ustad Zakir Khan, who is a celebrated musician and composer, has passed away recently and he is really renowned for his various accomplishments. अगर हम बात करते हैं उनके accomplishments की, तो he was recognized with numerous prestigious awards which includes Padma Shri in 1988, Padma Bhushan in 2002, Padma Vibhushan 2023 के अंदर इनको मिला, और हाल ही में जो 2024 के अंदर ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, दैट इज द 66th ग्रैमी अवार्ड, तो वहां पर he became the first Indian musician to win 3 Grammy Awards at the single Grammy year, ठीक है। तो यहां पर ये ऐसे पहले इंडियन म्यूजिशियन बने एंड दैट्स व्हाई वी विल बी मिसिंग हिज लेगेसी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट वी शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द मैंगो फाउंडर आइजैक एंडिक। तो मैंगो अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्पेनिश फैशन ब्रांड है जिसका नाम है मैंगो, एंड उसके फाउंडर आइजैक एंडिक recently passed away. So this is another important obituary that we can remember. Now guys, moving to the next news article, that is on the Donald Trump, and Donald Trump
has been recently declared as the person of the year for 2024 by the Times Magazine. तो टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डिक्लेयर किया है और ये दूसरी बार पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं. एज लास्ट टाइम इन 2016 also he became the Times person of the year when he became the US president, and again he has become the US president, and again he has been declared as the Time Magazine's person of the year for year 2024. Now guys, moving to the next news article, that is on the Vijay Divas. So guys, India celebrate करता है विजय दिवस हर साल. On 16th of December we celebrate Vijay Divas, and on this day we commemorate our victory over Pakistan in the 1971 war. तो 1971 war guys अगर हम बात करते हैं तो December 3 को start हुआ था and it lasted for a period of 13 days. It was the time when Pakistan army basically it launched a campaign against the population which was living in the East Pakistan, और वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था, एंड इसके बाद इंडिया ने इंटरवीन किया एंड वी वन द वॉर आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान in this 1971, and it also led to the creation of Bangladesh. ठीक है, तो बांग्लादेश का क्रिएशन तभी हुआ था, and it honors with the help of Vijay Divas guys, we commemorate this day and we honor the Indian soldiers sacrifices and symbolizes freedom and the national pride. तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट वी शुड डेफिनेटली रिमेंबर. तो हमने यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री को भी पढ़ा है विजय दिवस के बारे में, और हमने करंट अपडेट को भी कवर किया. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो गाइस, विद दिस वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम द टुडे सेशन, एंड अब बारी आती है हमारे एमसीक्यूज की. तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू दैट जस्ट कवरिंग द करंट अफेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है. पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ऑन द संपर्क 4.0 इनिशिएटिव. सो ये एक आउटरीच इनिशिएटिव है लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी. So which is absolutely incorrect. Why? Because it is a Indian Navy initiative. Second statement, it focuses on establishing direct communication channels between veterans and the ECHS Navy. That is absolutely right. It will ensure healthcare services to naval veterans and Veer Naris, particularly those in the remote regions. So these two statements are correct. Right answer will be option B. That is 2 and 3 are absolutely right. ठीक है, I hope all of you are able to answer this question. Moving to the next question. So which Indian film has won the अवार्ड एट 13th TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स? तो कौन सी वो मूवी थी? दैट इज द कुंबाया स्टोरी. दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द जलवाहक स्कीम. एक काफी इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए फ्रॉम द जलवाहक स्कीम. तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को. सो गाइस, इसी स्पीड में और ऐसे ही जस्ट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जाम एज वेल. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट, एम क्या है इसका? टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड डिकंजेस्ट रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट. एब्सोल्युटली राइट. सेकंड स्टेटमेंट, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा टू कार्गो ओनर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाया वाटरवेज फॉर अ डिस्टेंस एट लीस्ट 300 किलोमीटर्स. अगर हम बात करें, इट वाज नॉट 100, इट वाज 300 किलोमीटर्स. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट, नेशनल वाटरवेज 1, 2 एंड 16 पर ये एक्टिव रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा. एब्सोल्युटली राइट. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. सो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है who was not able to answer the question, do not worry guys, just again watch the session and I am having a homework question for all of you. And let me tell you that जो इस homework question का आंसर करेगा कमेंट सेक्शन के अंदर, they can also be having the chance, अगर आपने करेक्टली आंसर किया तो you will be the star performer in my today's session. ठीक है, तो that I will be unveiling in my next session. अगर हम बात करें लास्ट सेशन के स्टार परफॉर्मर्स की, तो लास्ट time we gave you the question on the 100 best cuisines in the world for 24-25, and here the right answer was option E, that is all of the above. So the people who have given me the right answer includes Dikshu, Khushbu, Ankit, then we have Lilankat, Uncover, Sabyam, IBPS exam, Anusha, Aditya, Saurabh, Nishu, Karan, Antil. So guys, I'm really glad to see कि आप सभी ने क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड यू आर द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ आवर लास्ट सेशन. So guys, if you are still new to our YouTube channel, kindly subscribe to it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos that we come up on. And apart from that, अगर आपको accessibility चाहिए हमारे आज के सेशन की PDF की, तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन गाइज. आई होप कि इट वाज रियली ग्रेट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, और काफी यूजफुल सेशन रहा आप सभी के लिए. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉल अस एट 8146207241, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर भी. सो आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग.